नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इन दिनों ग्वालियर में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर लगाए गए उस पोस्टर के काफी चर्चे हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कहां गायब है सिंधिया। लापता सिंधिया के ये पोस्टर बेशक सियासत का हिस्सा हैं, लेकिन सवाल जायज भी हैं कि वाकई बीजेपी में अब कहां है सिंधिया और एमपी की 24 सीटों के उपचुनाव हो जाने के बाद कहां होंगे सिंधिया। 24 में से ग्वालियर चंबल की 16 सीटें जिताने की नैतिक जिम्मेदारी सिंधिया के कंधों पर है, जिसमें से 14 सीटें तो सीधे तौर पर सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों से जुड़ी हैं। बाकी मध्य मालवा बुंदेलखंड की 5 सीटें अलग। चुनाव के पहले चुनौती यह कि इनमें से कितने पूर्व विधायकों को सिंधिया मंत्री पद की शपथ दिलवा पाते हैं, फिर उन्हें चुनाव मैदान तक पहुंचाने की चुनौती अलग। उम्मीदवार बनाए गए तो इनमें से 80% को जिताना भी है। सिंधिया के लिए बड़ा इम्तिहान बीजेपी के साथ जनता को यह बताना भी है कि वो शिवराज के मुकाबले में जननेता हैं। भीड़ उनके चेहरे पर भी जुटती है। सिंधिया के ये इस इत्मीनान चुनाव के बाद भी खत्म हो पाएंगे, इम्तिहान माफ कीजिए, चुनाव के बाद भी खत्म हो पाएंगे या नहीं। राजनीतिक कयासों पर चलती है राजनीति, लिहाजा इनकार नहीं किया जा सकता कि सिंधिया समर्थकों की वजह से बीजेपी में अगर बगावत बढ़ती है तो बागी फिर मैदान में आएंगे और ये बागी चुनाव जीत गए तो तय है कि बीजेपी से भी हाथ मिलाएंगे। यूं भी ग्वालियर चंबल में बागियों का जो रुतबा है वो हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। उस सूरत में सिंधिया क्या अपना रुतबा कायम रख पाएंगे? सवाल यह भी है कि बीजेपी वक्त देखकर दूल्हा किसी को भी बनाए, दामाद नहीं बनाती। चौधरी राकेश सिंह, प्रेमचंद गुड्डू, राम लखन सिंह, हरिवल्लभ शुक्ला, फूल सिंह बरैया, बालेंदु शुक्ला, लक्ष्मण सिंह, लंबी फेहरिस्त है ऐसे नामों की जो दूल्हा बन के गए थे और बाराती बनकर कांग्रेस में वापस लौट आए। तो आज 24 सीटों के उपचुनाव पर टिकी सिंधिया की सियासत पर चर्चा करेंगे। पूछेंगे सवाल, क्या अग्निपथ पर चल पड़े सिंधिया? और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट के साथ फिर थोक के भाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी की सदस्यता ली है। ये भीड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं की है या सिंधिया समर्थकों की? ये लकीर अब बीजेपी में बनी रहेगी। इसी लकीर का असर है क्या कि सिंधिया अपने समर्थकों में से कुल 2 मंत्रियों को कैबिनेट तक पहुंचा पाए? बाकी ये समर्थक चुनाव के मैदान में जा पाए, उसके लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो केवल इस संकट के समय भी अपना व्यक्तिगत लाभ देखना, पद देखना, और जहां लाभ मिले तो मुझे लगता है ऐसे लोग वापस भी चले जाए, उसमें कोई दोहरा नहीं है। मुझे लगता है पॉसिबल है। असल इम्तिहान उपचुनाव है, इसमें दो राय नहीं कि मुरैना, दिमनी, अंबा, मेहगांव, भांडेर, गोहद, ग्वालियर, डबरा समेत ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर बीते चुनाव में जीत का मार्जिन 5000 से ऊपर रहा और कई जगह 20,000 के पार भी गया। लेकिन क्या ये वोट सिंधिया के ही चेहरे पर पड़े थे? इस इलाके में बीजेपी की हार की बड़ी वजह आरक्षण का मुद्दा भी रहा। अब मुद्दा सिंधिया की आस्था का है, दल बदल का है और चेहरा शिवराज के मुकाबले सिंधिया खड़े हैं। क्या बीजेपी इसे बर्दाश्त कर पाएगी? चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में बराबर की ऐसे सिंधिया जी भी जनता के चहेते होंगे। जनता उनके नाम पर वोट देती आई उधर। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सिंधिया जी बिल्कुल बड़ा चेहरा है। कांग्रेस कह रही है कि सिंधिया नए दूल्हा बने हैं, बीजेपी हाशिए पर पहुंचाने में कभी देर नहीं लगाती। ये इनसे वो हारे थे, वो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ रहेंगे। कांग्रेस के लोग इनके खिलाफ रहेंगे और जो कोरोना के बाद जो बर्बादी हुई है प्रदेश के अंदर और इन सब 24 सीटों पे भी हुई है, इन सब के लिए वर्तमान सरकार रहेगी। सिंधिया की मौजूदगी ग्वालियर चंबल में कई नेताओं की राजनीति पर भी असर डालेगी। नरेंद्र तोमर से लेकर नरोत्तम मिश्रा, प्रभात झा, जयभान सिंह पवैया, पार्टी के सामने सवाल सिंधिया का विरोध करते खड़े हुए नेताओं का भी होगा। बीजेपी के हुए सिंधिया के लिए आगे हर कदम एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले उस खास पैनल का परिचय मैं आपसे करा दूं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं।
हमारे साथ हैं उमाशंकर गुप्ता, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के मंत्री भी रहे हैं। उमाशंकर जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान कुणाल चौधरी, एक कांग्रेस के ऊर्जावान विधायक हैं, कुणाल जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, मनीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत उमाशंकर गुप्ता साहब से कर लेते हैं। गुप्ता साहब, बड़ी चुनौती आपको नहीं लगता कि सिंधिया जी की ही हो गई? अव्वल तो सरकार बनाने में बड़ी भूमिका अदा कर दी उन्होंने, अब बचाने में भी बड़ी भूमिका अदा करनी पड़ेगी उन्हें। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चुनौती उनकी चुनौती है, उनकी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है। और अब इसलिए 24 सीटों के जो उपचुनाव होंगे, मैं केवल 16 की बात नहीं करता, वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, उसमें सिंधिया जी भी हैं, सभी नेता मिलकर, कार्यकर्ता मिलकर ये प्रयास करेंगे कि उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। और चुनाव इसलिए जीतेगी भारतीय जनता पार्टी कि जिस प्रकार 1.25 साल कांग्रेस की सरकार ने जनता के साथ धोखाधड़ी की है, वायदा खिलाफी की है, अराजकता का वातावरण बनाया है, और उसी से क्षुब्ध होकर ये जो विधायक इस्तीफा देकर आए हैं, मंत्री इस्तीफा देकर आए हैं, इनकी, सिंधिया जी की इनकी एक ताकत, ये लोग आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत जो अब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की ताकत हो गई है। और इसलिए ये चुनाव सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में जीतेंगे। सर, 2-3 चीजें हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। गोहद, मेहगांव, जौरा, सुमावली, डबरा, भांडेर, यहां से बहुत अच्छी खबरें आपके लिए आ नहीं रही हैं। मतलब हम लोग भी बात कर रहे हैं लगातार, और वहां भी मतलब लोग कह रहे हैं कि भाई केवल सिंधिया जी के नाम पे वोट नहीं देंगे। नहीं, केवल सिंधिया जी के नाम पर तो वोट मांगेगी भी नहीं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर अब वोट मांगेगी। और अब सिंधिया जी अलग नहीं रहे। देखिए, कांग्रेस का कल्चर था, जब कहा जाता था कि कमलनाथ जी के नाम पर, सिंधिया जी के नाम पर, दिग्विजय सिंह जी के नाम पर, फलाने के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के नाम पर वोट मांगा जाता है और सामूहिक नेतृत्व होता है, सब नेता के नाम पर वोट मांगा जाता है। इसलिए अब ये थ्योरी वहां नहीं चलेगी। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर सब नेता काम करेंगे। और चुनौती की जहां तक बात करते हैं आप, तो इसके पहले भी जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जब लड़े हैं, चुनौती के साथ ही लड़े हैं। और इसलिए हर चुनाव को, हर अभियान को भारतीय जनता पार्टी एक चुनौती के रूप में लेते हैं और सामूहिक रूप से हम उस चुनौती का सामना करते हैं। इन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपने नेता और कार्यकर्ताओं के बल पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। कुणाल चौधरी, कहां संभावनाएं देखते हैं आप इन 22 सीटों में अपने लिए? क्योंकि कई जगह तो ऐसे भी लग रहा है कि कैंडिडेट ही नहीं दिखता आपका। तो मतलब हम लोग लगातार उस पर बात भी कर रहे हैं, अपने तमाम जो न्यूज़ 18 का नेटवर्क है, वो उन रिपोर्टर से भी बात करते हैं। कुछ जगह वो कहते हैं कि सब बहुत मुश्किल है, इनके पास कैंडिडेट तक नहीं कांग्रेस के पास। कि पहली बात मैं आपको बता दूं, 22 नहीं 24 उपचुनाव है और 24 में से 23 वो जगह है जहां पे कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार बीजेपी का सुपड़ा साफ किया था और लगातार जनता का जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला था। और जनता के जनादेश को खरीद के कहीं ना कहीं इन्होंने खरीदी हुई सरकार बनाने का काम किया है। आज ये फिर जनतंत्र के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। ये खरीदे हुए जनादेश को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, इस प्रदेश की जनता सीधी है, भोली है, पर जिस प्रकार से जनता को अगर खरीदने की कोशिश, जनता के जनादेश को बेचने की कोशिश, कुछ लोगों ने जनादेश को बेचा है, कुछ ने खरीदा है। और इस मध्य प्रदेश के उस आम जनमानस के वोट को जिसने बेचने का काम किया, इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। रही बात बड़ी बातें कि मिस्टर जयचंद जी की बात चल रही थी कि जयचंद के कारण चुनाव जीते, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 5 सीटें उनकी उस गुना लोकसभा के अंदर जो 5 सीटें आती है जिसको कांग्रेस पार्टी ने जीता था और जिन पे उपचुनाव है। जब कांग्रेस वहां पे 2018 में जीतती है और उसके बाद जब 4-5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होते हैं तो कहीं 30,000 से, कहीं 25,000 से, कहीं 28,000 से वो चेहरा खुद हारता है। किस प्रकार से चेहरे की स्थिति, वहां कांग्रेस पार्टी जीती है, वहां कांग्रेस पार्टी को जनता ने वोट दिया है और ग्वालियर चंबल में लगभग भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ
कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिता के किया। और ये जो जयचंद बिक के गए, बिके हुए घोड़ों के ऊपर, जल्दी से नाम गिना देता हूं आपको भी, कभी भी मैंने उमाशंकर गुप्ता जी को भी नाम गिनाए थे इलाके, आपको भी गिना देता हूं। अशोकनगर मुंगावली कैंडिडेट नहीं है आपके पास, लोग कह रहे हैं कि भाई वहां कैंडिडेट नहीं होगा। मुरैना, अगर मान लीजिए रुस्तम सिंह जी के बेटे राकेश रुस्तम सिंह आ गए आपके प्रलोभन में तो ही कैंडिडेट है, नहीं तो वहां भी मुश्किल है आपको। ऐसी बहुत सारी जगह जहां मुश्किल है। नहीं, हमारे पास वहां बहुत है। मैं अभी कैंडिडेट बोल दूंगा दो सब जगह के, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे तकलीफ हो जाएगी। कई बात नहीं है, मेरे पास एक एक जगह कैंडिडेट है। कहीं पहली बार वायरस वहां से निकला और ग्वालियर चंबल हमारा वहां से आजाद हुआ है, क्योंकि जो जिस नेता की आप बात कर रहे हो वो नेता कम अभिनेता ज्यादा है। जो वायरस निकल के अभी बीजेपी में गया, पहले जरूर कांग्रेस में स्थिति होती होगी, अब कांग्रेस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है। और स्पष्ट रूप से जनता इन्हें जो जनादेश खरीदा है उसका जवाब देने का काम करेगी और जनता इन्हें सबक सिखाएगी। 24 की 24 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और इस पे नहीं, साथ में उस दम के साथ जीतेगी जो खरीदी कांग्रेस पार्टी। एक साल कमलनाथ जी का रहा, एक साल के अंदर कमलनाथ जी ने जो बेहतर काम मध्य प्रदेश में किया, चाहे माफिया के खिलाफ अभियान किया हो, उस ग्वालियर चंबल में शुद्ध का युद्ध किया हो, या मध्य प्रदेश के अंदर खरीदी की बात हो, या 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, इनके बिजली विभाग तक कहने लग गए कि बिल कम लाना है तो कमलनाथ जी को जिताना। अभी तो आप देखते जाइए मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश का, ये बिगर पेड़ की खरीदे हुए जनादेश की मनीष जी सरकार को है। शामिल कर लेते हैं। मनीष जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, मैं 22 और 2 अलग अलग करके बात कर रहा हूं। शुरुआत मैंने भी 24 से की थी। 22 और 2 इसलिए अलग करना कि 2 में इनके पास विवाद नहीं है, बीजेपी के पास तय है। हो सकता है जौरा से अनूप मिश्रा के लिए नाम लग जाए लॉटरी अगर में भी नाम तय करके चल रहे हैं ये लोग। यहां तो विवाद नहीं है, ये लोग आए नहीं है, ये तो पहले से खाली थी। लेकिन जो सिंधिया जी के कारण खाली हुई हैं, उनमें आपको लगता है कि बड़ी चुनौती सिंधिया के लिए ही होगी, क्योंकि उन्हें ही जिता के लाना है और वही दांव पर है इन सीटों के लिए। मनीष जी, जाहिर है ये सिंधिया जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उसका साफ कारण ये है कि जब से पिछले साल से 2018 में जब चुनाव हुए, उसके बाद ये बात बहुत कसके कांग्रेसी नेता या सिंधिया समर्थक जो थे वो ये इस चीज को उन्होंने बहुत जम के प्रोपोगेट किया कि सिंधिया जी के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। उसकी एक वजह भी थी क्योंकि ग्वालियर चंबल में जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस का इस बार इस विधानसभा चुनाव में, वो पिछले कई विधानसभा चुनाव से बेहतर था। अब प्रश्न ये उठता है प्रवीण जी कि जहां वो प्रदर्शन या जनता ने जब मैंडेट दिया तो जनता ने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया था वो, और अब वही उन जगह पर उपचुनाव होना है। अब वो जनता जो पहले भी शायद अपने आप को ठगी महसूस कर रही होगी क्योंकि उन्होंने वोट किसी और को दिया था। भाई उन्होंने ए को वोट दिया, ए ने कहीं सेटिंग कर ली, बी अब वो वहां पर खाली हो गई। तो अब जो मेन जो चुनौती है सिंधिया जी के पास यही है उनके सामने कि अगर वो उनकी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड सीटें हैं जिनको बोला जाता है कि वो ग्वालियर चंबल के अलावा अपन रायसेन की सांची ले लें या हाटपिपल या मनोज चौधरी की सीट ले लें, इनमें से मैं तो कहता हूं एक भी सीट अगर हारती है भाजपा तो वो सिंधिया की नैतिक हार होगी, क्योंकि सिंधिया जी का तो करिश्मा है। सिंधिया जी के साथ एक चीज माननी पड़ेगी कि जो ये उठापटक हुई इस बार चुनाव में, मतलब जो खरीद फरोख्त जिसका कांग्रेस लोग बोलते हैं, वो जो भी हुआ वो उससे अपन उस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, मगर ये तो है कि उसके कारण एक इतिहास रचा गया मध्य प्रदेश में, एक ऐसा, और वो भी ये सब तब हुआ प्रवीण जी, ये हम सबको याद रख, और उनका एक भी व्यक्ति टूटा नहीं, उनका एक भी व्यक्ति टूटा नहीं, कोई प्रलोभन में नहीं आया। दिग्विजय सिंह जी ने बहुत प्रयास किए थे। सबसे बड़ी जो सिंधिया जी की खासियत रही कि उनके साथ इतने लोग चले गए। अब दूसरी बात यह है कि जो जनता फेस कर रही है वो ये फेस कर रही है कि जिस समय देश के कई राज्य कोरोना से अपने आप को उससे लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उसलिए उस समय हमारे यहाँ सरकार और विपक्ष दोनों एक सरकार गिराने में लगा था, एक सरकार बनाने में लगा था। इसका जो परिणति हुई वो ये हुई कि कोरोना पे जितना ध्यान दिया जाने था, मुझे लगता है वो ध्यान उन क्रूशियल दिनों में नहीं दिया गया, क्योंकि किसी की सरकार गिरानी थी, किसी को सरकार बनानी थी, किसी को जनसेवा करनी थी, किसी को सम्मान की बात थी। अब इसका जो भी नतीजा रहेगा, ये बाय इलेक्शन ऐसे टेस्ट हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए, क्योंकि अगर वो 1-2 सीटें भी हारेंगे तो ये उनकी नैतिक हार होगी। बीजेपी के लिए कोई लूज करने की बात नहीं है, क्योंकि बात हो रही है कि शिवराज जी भी रहेंगे और सिंधिया जी भी रहेंगे,
तो शिवराज जी या बीजेपी के कई ऐसे नेता होंगे जो चाह रहे होंगे कि वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो कांग्रेस बीजेपी का, सॉरी। एक बार उमाशंकर गुप्ता जी का रुख फिर से कर लेते हैं। उमाशंकर गुप्ता साहब, मैं फिर वो नाम नहीं गिनाऊंगा जो मैंने गिनाए। आप लोगों का इंप्रेशन इस तरह का है कि बहुत धूमधाम से ले तो जाते हो आप लोग, और फिर इतना सफोकेशन फील करने लगता है बाहरी व्यक्ति जो पहुंचता है, चाहे कांग्रेस से पहुंचे चाहे बसपा से पहुंचे, कि वो दौड़ के भागने का मन करता है। उतना मैंने 7-8 नाम गिना दिए थे आपको, अभी कहेंगे तो फिर गिना दूंगा। तो ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी जो गए हैं उनके लिए? देखिए, सवाल यह है कि इस समय जो लोग आए हैं, जो अभी मनीष जी ने भी कहा और आपने भी कहा है, सिंधिया जी के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस कर रही थी, आपने खुद, आपके यहाँ भी एक दिन डिबेट पे मैं आया था, जब ये कहा गया था सिंधिया जी से कि वो सड़क पर उतरना है तो उतर जाएं जन समस्याओं के लिए, कमलनाथ जी के द्वारा इतना अहंकार आ गया था। मैं इन 6 मंत्री और 16 विधायकों के साथ काफ़ी दिन रहा हूँ, इनकी पीड़ा मैंने सुनी है। मंत्रियों तक को मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं देते थे, अपने क्षेत्र का ये विकास करा नहीं पा रहे थे। सिंधिया जी का लगातार उनके नेता का अपमान हो रहा था और इस सब से परेशान होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी है। इसलिए जो भी खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, चाहे मनीष जी करें, चाहे कुणाल जी करें या कांग्रेस के बाकी नेता करें, मैं कहता हूं कि ये एक अलग प्रकार का लोगों ने त्यागपत्र दिया है अपने नेता के सम्मान के खातिर और अपने क्षेत्र की जनता के विकास की चिंता करके। ये भी तो इतिहास पहली बार ही रचा गया है। आप सहमत होंगे कि कैबिनेट मंत्री 6 त्यागपत्र देकर आते हैं। एक कैबिनेट मंत्री के बाद और प्रदेश में रहता कौन सा बड़ा पद है? ये कहीं ना कहीं अपने नेता के प्रति उनकी आस्था और जनता के प्रति परफॉर्मेंस नहीं दिखाने का कारण था। और इसलिए ये जो चुनाव आए हैं, जो लोग आए हैं, अधिकांश लोग खप जाते हैं, कई बार नहीं भी होता है। तो ये तो अभी कहना आकलन हवा में लट चलाने जैसा है। लेकिन चूंकि सिंधिया जी के साथ पूरे लोग आए हैं, सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने दिल से स्वीकार किया है और सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी को दिल से स्वीकार किया है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हैं। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में एडिशन मध्य प्रदेश में हुआ है। और निश्चित ही जैसा कहा गया कि पिछले 2018 में विधानसभा चुनाव में हम ग्वालियर संभाग में अच्छा नहीं रिजल्ट कर पाए थे और उसका परिणाम था कि सिंधिया जी के कारण वो सीट कांग्रेस जीती थी। अब भारतीय जनता पार्टी का लेकिन उन सब सीटों पर वोट है, कहीं 5,000 से हारे हैं, कहीं 4,000 से हारे हैं, कहीं ज़्यादा भी हारे हैं, लेकिन वोट तो भारतीय जनता पार्टी का है। वो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्लस सिंधिया जी के साथ जो ताकत आई है उसका वोट, ये भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है। एक बार रुक कर लेते हैं हम कुणाल चौधरी का। कुणाल जी, भारी अंतर से जिताएंगे, ये उमाशंकर गुप्ता जी का दावा है। और एक सवाल मैं और कर लेता हूं कि अभी इन दिनों कुछ खबरें आ रही हैं, वो जो मौजूदा लोग जो वहां पर हैं उन सब की नाराजगी की, जिसमें रुस्तम सिंह जी भी हैं, जिसमें कैलाश जोशी जी के सुपुत्र भी हैं, और नाम मैं फिर से दोहराऊं तो वक्त लगेगा, तो क्या इन पर भी नजर रखे हुए हो आप लोग कि अगर मान लीजिए इनमें से कोई खींच लिए जाए तो अलट पलट कर लिया जाए कि उनका कैंडिडेट आप लड़ा दो, आपका वो लड़ा रहे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने वरिष्ठ नेता को मतलब बात करनी पड़ रही है मिस्टर जयचंद के लिए। कई नेता जिन्होंने अपना जीवन इस पार्टी में दिया होगा, भारतीय जनता पार्टी में, और कई कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के पर चेहरा बनाने की बात आ रही है तो सिंधिया शिवराज की आ रही है। कहाँ नरेंद्र सिंह तोमर चले गए, कहाँ वहां पे कई और, वहां पे हमारे गृह मंत्री चले गए और कई और नेता जो लगातार नकारते आ रहे हैं, जो महल के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे थे। पर आज दुर्भाग्य है कि सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले लोग अभी चेहरा बताने में घबरा रहे हैं। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि 24 चुनाव और इनका एडिशन होगा, वहां जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। मैं इनको रिजल्ट बता चुका हूं। स्पष्ट रूप से जनता का जो जनादेश है, और ये बात कि अगर ये तय भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे, इनको करना क्या है, अभी जिन जिनको इन्होंने अंदर ज्वाइन करवाया
तो कहां रायसेन के सांची के वो पूर्व मंत्री थे, वो कहां बैठे थे, उनको कहां जगह मिली, कहां सिंधिया जी को पोस्टर पे जगह मिल रही है, सब जनता देख रही है। और जो बात ये कह रहे हैं कि बिगर खरीद फरोख्त के चीजें हुई और बिगर उसके हुई, और अगर वो इतने अपमान से आए थे तो फिर इनके इतने बड़े बड़े नेता, इंदौर में जीते हुए भारतीय जनता पार्टी कई विधायक है, पर मंत्री किसको बनाया जाता है? जो 7 स्टार होटल में बैठे थे और वो उनको मंत्री बनाया जाता है, जो आज विधायक भी नहीं है। वहां पे सागर के अंदर 5 विधायक, और जिनमें से जो नेता प्रतिपक्ष से, जो विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, उनको घर बिठा दिया जाता है और एक बिगर विधायक व्यक्ति को कहीं ना कहीं मंत्री बना दिया जाता है। कुछ तो मजबूरी रही होगी, नहीं तो कि उमा शंकर गुप्ता जी इस उम्र में भी शिवराज जी के लिए इतना झूठ बोल रहे हैं, पर इनको मंत्री नहीं बनाया, इनको सिपाही बना दिया भारतीय जनता पार्टी का और उनको मंत्री बना दिया। क्या बात है कि खरीदे हुए घोड़ों को तो मंत्री बनाया जा रहा है। अगर वो इतने अपमान से आए थे तो फिर इतनी सजावट की जगह उनको अपमान होने के बाद उन्हें इस्तीफा दिया था, तो उनको मंत्री बनाने की जगह कहीं ना कहीं भारतीय जनता उनका पार्टी निजी के मामला है नेता थे, जिन्होंने उनका निजी मामला है ना, मैं कह रहा हूं उनका निजी मामला है, बना लेंगे मंत्री आगे पीछे। ये निजी मामला नहीं है। जब जनादेश बिका है, ये जब जनादेश बिका है तो बात तो सारी होगी। स्पष्ट रूप से जनादेश को बेचा है, क्योंकि ये जनता के चुनाव में गए थे, जनता ने इन्हें घर भेज दिया था, फिर ये जनादेश को खरीद के सरकार बनाई है और आज जनता को राहत की बात कर रहे हैं। इतनी आफत कर दी है, किसी सोसाइटी पे जाके अगर ये देख ले उमा शंकर गुप्ता जी, किसी के घर का बिजली का बिल देख ले, किसी गरीब के यहाँ पे जाके लगभग रिपीट होता है। हम हर शो में बात करते हैं किसानों की मुश्किलें, मजदूरों की मुश्किलें, इन दिनों कोरोना को लेकर। एक बार मनीष दीक्षित जी को शामिल कर रहे थे, थोड़ा रोकूंगा मैं आपको कुणाल जी। मनीष जी, एक जो बात है वो पूरी इसमें ये कहीं यूं तो नहीं हो कि मान लीजिए बागी हुए, हम तो हाइपोथेटिकली बात आपसे तो कर ही सकता हूं, दोनों राजनीतिक मेहमानों से नहीं कर पाऊं। यदि बागी हुए बीजेपी के लोग, तो जिस तरह प्रदीप जायसवाल बागी हुए जीत गए, कमलनाथ जी ने माइनिंग मिनिस्टर बना दिया, थे वो कांग्रेसी, और भी कांग्रेसी जीते, उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया, तो ऐसे भाजपाई बागी भी तो ऐसे तो नहीं भाजपा अंदर ही अंदर जिता दे इन्हें, अगर बागी हुए तो। राजनीति में हमेशा संभावना खुली रहती हैं। जब ये मार्च में ये एपिसोड हुआ तो किसी ने ये सोचा था क्या कि सिंधिया जी ऐसा कदम उठाएंगे, या उनके साथ इतने लोग, और खासकर जैसा उमाशंकर जी ने बोला कि मंत्री पद छोड़ के लोग चले गए। तो राजनीति में पॉसिबिलिटी हर चीज की रहती है भाई। अब क्यों दीपक जोशी जी की पूछ परख हो रही है पार्टी में, रुस्तम जी को क्यों फोन कर रहे हैं लोग के दादा आप शांत रहो, क्या अपने लाल सिंह आर्य शांत रहेंगे क्या? ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो इन लोग आप ये देखो प्रवीण जी, कोई भी नेता हो, उमाशंकर जी भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, अगर उमाशंकर जी मान लीजिए यहां से विधायक होते पीसी शर्मा जी की जगह, और पीसी शर्मा जी अगर आ जाते हारे हुए कैंडिडेट और उमाशंकर जी को अपनी सीट खाली करनी पड़ती, तो कोई भी नेता जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है 15 साल 20 साल और अपना जीवन लगा के बनाता है, वो किसी को तश्तरी में तो नहीं दे देगा प्रवीण जी। इतनी राजनीति तो हम आपको भी आती है, तो वो कुछ ना कुछ इसमें होगा। और ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि इसमें सिंधिया जी के साथ ये कि सिंधिया जी को डबल दो तरफा हमला होना है। एक तो ये कि जो उनके कांग्रेसी थे मित्र पुराने, या उनके जो लॉयल थे, जो उनके साथ भाजपा में नहीं गए, ऐसी की संख्या भी बहुत है। सब लोग पूरे सिंधिया के समर्थक सबके सब भाजपा में नहीं गए। कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो उनके समर्थक थे, वो लाखन सिंह जो थे उनके समर्थक हुआ करते थे, आप देखिए वो नहीं गए। इसी तरह क्षेत्र में भी जो संगठन के लोग हैं उसमें भी काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके समर्थक हैं और जो नहीं गए। दूसरा, उनको जो खतरा रहेगा वो उनसे रहेगा जो बीजेपी, जिनको टिकट नहीं मिलेगी या जिनके कॉस्ट पे टिकट उन कांग्रेसी लोगों को दी जाएगी जो अब पैराशूट लैंडिंग करके भाजपा में आए हैं। तो इसमें जो सैबोटेज होना है वो बिल्कुल तय होना है। मगर बीजेपी के साथ एक ये प्लस पॉइंट ये है कि इनका जो संगठन है वो बहुत डैमेज कंट्रोल करता है। अब इस चुनाव में वो संगठन कितना डैमेज कंट्रोल करता है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है सर, ठीक है, माफ कीजिए, मैं जाना चाह रहा था हालांकि उमाशंकर गुप्ता जी के पास, लेकिन वक्त हमको इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसा मनीष जी कह रहे थे और हमने भी आज अपने इस प्रोग्राम का नाम रखा है अग्निपथ, तो वाकई सिंधिया जी के लिए अग्निपथ है। उन्हें कई मोर्चे पर एक साथ जूझना है, अपने लोगों को संभाल के रखना है। नए परिवार के जो लोग जुड़े हुए हैं वो कितने जुड़े हैं मन से, ये चुनाव के वक्त ही पता लगेगा। तो कुल मिलाकर
जो पूरी अग्नि परीक्षा है वो सिंधिया जी की है। जिता ले गए तो जलवा कितना बढ़ेगा ये तो तय नहीं, लेकिन बीजेपी का जलवा जरूर बरकरार हो जाएगा। तो इंतजार करेंगे हम चुनाव के कार्यक्रम घोषित होने तक, और ऐसी ही दिलचस्प तस्वीरें आपको देखने को मिलती रहेंगी। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जिंदगी का कोई